अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात खत्म हो गई। सानहाए मच के मुतासिरीन को जवाब मिल गया। आज इस अलमिये को बीते 6 दिन हो गए। तब से अब तक की दास्तान एक अलग अलमिया है। हज़ारा पे होने वाला ये हमला कोई पहला हमला नहीं और अल्लाह की पनाह, मगर हालात की तस्वीर बताती है कि शायद ये हमला आखिरी हमला भी नहीं। हज़ारा वालों के नसीब में शायद 1000 अलमिये हैं। अल्लाह ताला अहले हज़ारा पर और हम सब पर रहम करे। सानहाए मच के हवाले से बहुत कुछ कहा जा चुका, लिखा जा चुका है। इस वाक़े की संगीनी अपनी जगह, मगर हम आज की नशस्त में एक तालिब इल्माना गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये अहले हज़ारा हैं कौन और मुसलसल एक अलमिये का शिकार क्यों हैं। इस कोशिश में हम इस मसले, जिसकी तारीख दहाइयों पर मुहित है, की वजूहात का तज्जिया करने की कोशिश करेंगे। तमाम फरीक़ों से, वो कम्युनिटी से हों, इंतज़ामिया से हों, पॉलिसी साज हों या फिर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हों या तारीख दान हों, बात करेंगे और जानेंगे कि एक ही कम्युनिटी मुसलसल निशाना क्यों बन रही है, मसले की जिहतें क्या हैं और फिर हल की परतें क्या हैं। ये दायरे का सफ़र कब तक और कहाँ तक। हमला होगा, जाने जाएंगी, गिरिया होगा, धरना होगा, वादे वईदे होंगी और फिर सब एक नए हमले तक पसे पुश चला जाएगा। हज़ारा के ओरिजिन से मुतालिक एक से जायद आरा हैं। एक, चंगेज़ खान की फ़ौज के दस्ते की 1000 की फॉर्मेशन से लफ्ज़ हज़ारा आया है और हज़ारा उसी फ़ौज से हैं, मगर अब पै दर पै हमलों के बाद इनकी तादाद हज़ारों तक ही महदूद रह गई है। एक राय यह भी है कि लफ्ज़ हज़ारा की असास ओज़ाला है, जो 2 अल्फाज ओ और ज़ाला का मुरक्कब है, जिसके मायने दिली तौर पर पुरमसरत लोग हैं, मगर अब ये मुसरत उनको नसीब नहीं। एक तीसरी राय भी है कि इस लफ्ज़ की बुनियाद हज़ारा का अफ़गानिस्तान में वतन हज़ारिस्तान है, जिसकी वजह वहाँ फूटने वाले 1000 चश्मे हैं, लेकिन अब उनके खून के फवारे फूटते हैं। एक और राय के मुताबिक उनका ताल्लुक़ खिज़री कबाइल से है और कुछ मौरख़ीन के मुताबिक ये चंगेज़ खान की नस्ल से हैं, मगर अब एक चंगेज़ियत का शिकार हैं। कौन है हज़ारा? पाकिस्तान में कब से आबाद हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और जो मेहमान आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, हमारे साथ होंगे जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान, चेयरमैन कमीशन बराए इंसानी हुकूक पाकिस्तान। सेनेटर सरफराज बुगटी साहिब प्रोग्राम में हैं, साबिक वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान रह चुके हैं। हमारे साथ होंगे शोहदा कमेटी के फोकल पर्सन अरबाब लियाकत अली साहब और साथ ही जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। जस्टिस अली नवाज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कमीशन बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन हैं। एक बड़ी जामे रिपोर्ट 2018 में मुरत्तिब की गई है, आपकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं इस रिपोर्ट में और ये हज़ारा कौन है, इस पर हमें बताइएगा। हज़ारा जो लोग हैं ये बुनियादी तौर पे हज़ारिस्तान से आए थे। 150 साल पहले वहाँ का जो बादशाह था अफ़गानिस्तान का अब्दुल रहमान, उसकी परसिक्यूशन की वजह से, क्योंकि ये लोग कन्वर्ट हो गए थे शियाइट में, और इन लोगों को वहाँ से निकल के ये कोयटा और बाकी बलूचिस्तान के इलाकों में ये सेटल हो गए। तो इनका ताल्लुक़ उगर से भी है, जो कि चाइना में है एथनिकली, और ये लोग जो हैं ये फ़ारसी बोलने वाले लोग हैं, फ़ारसी स्पीकिंग हैं, और इसलिए ये ईरान के साथ इनकी वाबस्तगी रूहानी तौर पे है और वहाँ ये जाते रहते हैं। लेकिन जिस रास्ते से ये जाते हैं वो हमेशा ख़तरनाक होता है, वल्नरेबल होते हैं ये लोग, और ताफिस्तान और इन इलाकों में, और इनको वहाँ चुन चुन के कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि इनके जो शक्ल व शुबात है वो एक डिस्टिंक्ट और सेपरेट है और एकदम से ये पहचाने जाते हैं। तो ये लोग हैं। वहाँ
भी प्रॉब्लम में है हज़ारिस्तान में, जो कि हिंदू कुश में वाक़े है, और वहाँ एक बादशाह भी एक हज़ारे की वजह से कत्ल हुआ। हज़ारे एक तो कोयटा में बहुत सदियों से आबाद हैं, बहुत सालों से। पता नहीं वो अफगानिस्तान से कब आए थे या वहाँ कोयटा में। और वो जो है हमारे कमांडर इन चीफ जो थे जनरल मोहम्मद मूसा, वो एक हज़ारा थे और उनको पाकिस्तान आर्मी में कमांड चीफ बनाया गया। उन्होंने अपने कबीले को हिदायत की कि तालीम हासिल करो, स्पोर्ट्स में हिस्सा लो, इखलाक बुलंद करो। तो इस कबीले ने कोयटा में रहते हुए बहुत तरक्की की और हमको हर शोबे में ये लोग मिलते थे। फौज में अफसर भी थे और FBI में भी थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, DMG ग्रुप में भी थे। तो बहुत ये अच्छे लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, अपने काम से काम रखने वाले लोग हैं। सवाल जो इस वक्त अहम तरीन है और हमारे सामने है वो ये है कि क्या हज़ारा को उनके मजहब या मसलक की बुनियाद पर ही टारगेट किया जा रहा है या उनके कत्ल के मुहर्रिकात और भी हैं। 2018 की कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक की रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारा नस्ल कुशी की वजूहात में माशी अवामिल भी कार फरमा हैं और इसी रिपोर्ट के मुताबिक इसका इजहार खुद हज़ारा कम्युनिटी ने किया है। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि हर हज़ारा दहशत गर्दी वाक़े को फ़िरका वाराना रंग देना बसा औक़ात फ़ायदे की बजाय नुकसान देता है और असल मुहर्रिकात और असल मुजरिमान ओझल हो जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? यही हमने जब कम्युनिटी के रहनुमाओं और तज्जियाकारों से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप भी देखिए। What I believe, yes. हज़ारा को अभी हज़ारा जेनोसाइड में इसको नाम दूंगा। Since 20 years we have been victimized because of this thing. This is हज़ारा जेनोसाइड। आप कितने मानोगे हज़ारों को? We will be here and we are and we will be here. तो आप किसी कौम को जेनोसाइड नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो कुछ लोग ये रंग दे रहे कि this is a sectarian violence, it's not. शिया सुन्नी हम भाई भाई थे, भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे। 1999 से पहले तो इस तरह का प्रॉब्लम तो वहाँ नहीं था, तो ये प्रॉब्लम क्यों हो गया? तो ये देखना होगा कि इसके वजूहात क्या हैं। तो इसके कई वजूहात हैं, लेकिन इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस ज़रूर है जिन्होंने भड़काया है इन लोगों को आपस में, जबकि ये अच्छे भले 150 साल से कोयटा में रह रहे थे। ठीक है जस्टिस साहब, ये जो आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब इसको एक और रुख से जिस पर बहुत बात होती है, क्या ये मसला आपकी रिपोर्ट के बाद आपका अपना ओपिनियन भी इस पे क्या बना? सिर्फ एथनिक क्लींजिंग का प्रॉब्लम है या मजहबी रंग देकर दूसरे मुहर्रिकात से को हटा दिया जाता है, उससे तवज्जो हट जाती है, वो फोकस में नहीं रहते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कोई ऐसी वजह है, क्योंकि ये पहले तो ठीक रह रहे थे। अगर एथनिक क्लीनिंग थी तो 150 साल में होनी चाहिए थी। 1999 में जब नासिर साहब जो MPA थे उनके ऊपर जो अटैक हुआ तो ये फर्स्ट अटैक था। उसके बाद हमने वो तमाम जो अटैक्स मुख्तलिफ टाइमों में होते रहे अप टू 2018 उस रिपोर्ट में हमने दर्ज कर दिए हैं और हर एक का वो जिक्र उसमें आया है। अब एथनिक क्लीनिंग जो है वो अगर उसको रंग ऐसे दिया गया एथनिक क्लीनिंग का, लेकिन ये हुई बात बाद में है और इट अपीयर्स के इसमें इंटरफेरेंस है और इसमें इस चीज़ को एथनिक क्लीनिंग का रंग दे के ये कत्ले आम किया जा रहा है। वैसे तो ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात की तारीख 1985 तक जाती है जिसमें हज़ारा कम्युनिटी इन्वॉल्व हो। जब 5 जुलाई 1985 को कोयटा में एक जुलूस का खात्मा पुरतशद्दुद वाक़यात से हुआ और 13 पुलिस एहलकार इसमें शहीद हुए। मगर मजलूमियत की मौजूदा तारीख भी अब 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहित है, जब 1999 से अब तक हज़ारा कम्युनिटी मुसलसल जुल्म का शिकार चली आ रही है। मगर अपनी तरफ से इस पुरअमन कबीले ने कभी जवाबी तशद्दुद की राह नहीं अपनाई। 1999 में हज़ारा MPA सरदार निसार अली पर होने वाले हमले से अब मच सान्हे तक 50 से ज़ायद हमलों की एक खूनी दास्तान है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि मुसलसल हमले क्या स्टेट का सिक्योरिटी फेलियर है? यही सवाल हमने दिफाई माहिर
और साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान से पूछा तो जवाब क्या था, ये भी देखिए। इस वाक़े को भी आप दहशतगर्दी के उन तसलसल के वाक़ों के साथ जोड़ें जिसमें तकरीबन 80,000 पाकिस्तानियों ने जानें दी हैं। अब दहशतगर्दी की जो बुनियाद है वो 9/11 के बाद जिस तरीके से इस मुल्क में शुरू हुई है, वो डिबेट, क्योंकि अब ज़ाहिर आपका प्रोग्राम भी बड़ा शॉर्ट है और ये एप्रोप्रिएट फोरम भी नहीं है, बहुत लोग कर चुके हैं इस पे, तो वो जो भी रीजंस थी, लेकिन दहशतगर्दी पाकिस्तान में आई और उस दहशतगर्दी ने जहां हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान दिया, वहां हमें इंसानी जानों की सूरत में 80,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। अब ये जो हजारा इंसिडेंट्स होते हैं, ये इनकी आइडेंटिटी जो है ये नोन आइडेंटिटी है, स्पेशली क्वेटा में और उसके गिरदो नवा में वो अपनी फेस की आइडेंटिटी से पहचाने जाते हैं। और दहशतगर्दों का ये जो जड़ है या हुकूमत जो तहकीकात जो हमने अपने ज़माने में तहकीकात किए थे, उसमें तो ये बड़ा क्लियर था कि जितनी भी रॉ और एनडीएस मिल के बलूचिस्तान में यहाँ तक के टारगेट भी सिलेक्ट करती थी, और फिर ये जो उनकी प्रॉक्सीज थी जिसमें टीटीपी था, जिसमें लश्कर जंगवी अल आलमी, जैश उल इस्लाम, और उसमें फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, जहाँ बहुत सारे लोग पाकिस्तान में शहीद हुए, वहाँ पर उनके भी बहुत लोग मारे गए। आई वुड लाइक टू नेम फ्यू ऑफ देम जो बड़े नाम थे। सैफुर रहमान कुर्द मारा गया, सईद बादेनी मारा गया, इसी तरह जो जैश उल इस्लाम का मुफ्ती था वो जहन्नुम वसल हुआ। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहीं पर किया, और ये जो एक कलेक्टिव एफर्ट आई जो सिक्योरिटी इदारों ने, जो हुकूमतों ने मुख्तलिफ वक्तों में किया, उससे आपको नजर आया कि काफी हद तक कमी आ गई थी इन हमलों में। लेकिन अभी फिर एक सर्ज आई है, मुझे लगता है ऐसा कि कहीं अफगानिस्तान में इन्होंने अपने आप को रीग्रुप कर लिया है, रीयूनाइट कर लिया है, और वहां से अब वो दोबारा पाकिस्तान में मासूम टारगेट को देख के, ये तो अब मानने वाली बात है कि ये टारगेट सिलेक्ट करना उनका इनिशिएटिव है। देखिए, आपने तो पाकिस्तान में देखा पिछले 40 साल से यहाँ कोई एक शियाओं की जमात थी और कुछ लश्कर जंगवी थी, सिपाही साहबा थी। पूरे पाकिस्तान में क्या होता रहा 20, 25, 30 साल तक जी। कभी यहाँ पर उन्होंने उसको मार दिया, कभी कहीं पर कुछ कर दिया, कहीं पर कुछ कर, इमाम बाग पे हमला हो गया, कहीं मस्जिद पे हमला हुआ, कभी उन्होंने उसके आलिम को मार दिया, कभी उसके आलिम को मार दिया। तो सिक्योरिटी देखिए, अभी आज भी सरगोदा में कुछ लोग पकड़े गए हैं और उनके पास से हथियार बारूद निकला है, और पता चाहे वो कालदम जमात के मेंबर थे, और वो भी इसी काम के लिए सुन्नी फसाद कराने के लिए, वो मतलब कि कार्रवाई उनको को टारगेट मिले होते कि इन लोगों को आप जाके मारें। अब इनके हजारों वालों के साथ दिखाने के लिए अपना सोग, अभी पाकिस्तान के बहुत से शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी गई, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है जी। कराची में तो कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जलाई गई हैं जहाँ पर ये सड़कें ब्लॉक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, तो बहुत बुरा हुआ, और हम जरूर इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बात की तह तक पहुंचेंगे। जिन्होंने ये काम किया उनको पकड़ के लाएंगे, उनको कड़ी सजाएं इंशाल्लाह मिलेंगी, आप देखेंगे। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात आपके लिए। होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2012 से जनवरी 2018 के दरमियान 509 हज़ारा शहीद हुए और 627 जख्मी हुए। रियासत ने इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो इक़दामात किए हैं वो ये हैं: मरियाबाद, हज़ारा टाउन और अलमदार रोड पर रिहाइश पजीर हज़ारा की सिक्योरिटी के लिए FC की 19 प्लाटून तैनात की गई। रिहायशी इलाकों के दाखिली और खारिजी रास्तों पर मुस्तकिल चेक पोस्टों का क़याम अमल में लाया गया। हज़ारा के नक्लो हमल के इलाकों पर FC का मुस्तकिल गश्त शुरू हुआ। ज़ायरीन की कोयटा से ताफ्तान तक नक्लो हरकत के लिए 410 FC एहलकार, 310 पुलिस एहलकार, 393 लेवीज एहलकार, 126 गाड़ियां और 16 जैमर्स मुख्तस किए गए। हज़ारा दुकानदारों को खरीदारी के दौरान मुस्तकिल पुलिस दस्ते की दस्तयाबी यकीनी बनाई गई। इन इक़दामात से ये ज़रूर हुआ कि हमला आवरों को मच का इंतखाब करना पड़ा, मगर इन इक़दामात के बावजूद हज़ारा वालों को माशी, माशरती, समाजी, तालीमी, तिब्बी और नफ्सियाती चैलेंजेस का सामना है। हम सॉफ्ट टारगेट हैं। सॉफ्ट टारगेट इन अ केस, आपको पता है जितने हमारे जो हज़ारे ब्रदरी हैं, बाय देयर फीचर्स दे लुक हज़ारा, बिकॉज इनके छोटे छोटे आंग होते हैं, इनके रंग बड़े फेयर होते हैं, तो फीचर्स इज़ द वन रीज़न कि बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। वन,
सेकेंडली जो मैंने आज तक इस चीज़ के ऊपर स्टडी किया कि वाई ओनली हज़ारा, तो ये मुझे जो लगता है हज़ारा इज़ डेफिनेटली, अगर हम बलूचिस्तान कोयटा में रह रहे हैं यहाँ पे, इफ़ आई से कि ओनली हज़ारा जो मर रहा है, आई टोटली एग्री, इसमें कोई भी बात झूठ नहीं। इसके साथ अगर आप देखें पश्तून भी मर रहे हैं, बलूच भी मर रहे हैं, हर कोई मर रहा है। लेकिन आपको पता है हमारे जो जितने शहीद हुए हैं पिछले 22 सालों से, दैट वाज वन ऑफ द डेविस्टेटिंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं तो यकीन माने, मैं खुद मैयतें उठा उठा के मैं जवान हुआ हूँ। तो सॉफ्ट टारगेट इज़ द रीज़न। सेकेंडली आपको पता है एवरी हज़ारा दे आर एलतशी ये होते हैं, कोई आप हज़ारों में कोई अहले सुन्नत आपको नहीं मिलेगा। तो वन फैक्टर ये भी है कि आपके पास के हज़ारों को मार जाने का, बिकॉज दे आर सॉफ्ट टारगेट, इनके फीचर्स मिलते हैं। सेकेंडली दे आर आल्सो बिलोंग टू द एलतशी। और सेकेंडली मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने देखा है कि हम टारगेट क्यों होते हैं, इसका एक वजह ये भी है कि हमारे जो लोग हैं इनको जितने आपके पास, जिसमें अगर आप कहते हैं कि इनको मारने वाले दाइश हैं, लेट्स सपोज, जो मुझे एक बिल्कुल एक फनी बात लगता है, दाइश माइश यहाँ पे, I don't think so कि they are here. If they are here, then where are the security organizations? तो ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट है, उसके अंदर भी कुछ इन फैक्टर्स का जिक्र है कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स या ऐसे लोग जिनके पास जो अच्छे साउंड वेल ऑफ लोग हैं और उनके कारोबार अच्छे मौजूद है, ताकि वो चले जाएं या वहां उनकी वो स्ट्रांग होल्ड ना रह जाएं। इस हिसाब से मैं सवाल पूछ रही हूँ। ये जी, आप ये कह रहे हैं कि हज़ारा कम्युनिटी का इकोनॉमिकली दे आर साउंड, दैट इज द रीजन दे हैव बीन विक्टिमाइज्ड, यू आर आस्किंग दैट? क्या ये कोई फैक्टर है इस टारगेटेड किलिंग के पीछे? यस, देखें, आई टेक यू 22 इयर्स बैक, कोयटा में एडिशनल सेक्रेटरी हज़ारा हुआ करता था। आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर्स हज़ारे के होते थे। बिजनेस टाइकून्स थे हम बलूचिस्तान के, बिजनेस टाइकून्स। मैं खुद एक बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो ऑफिसर्स हमारे फैमिली में है, हमारी कम्युनिटी में है। आई नो एवरीथिंग, दे आर ऑन माई फिंगर टिप। द थिंग इज़ व्हाट, हम फाइनेंशियली हज़ारा कम्युनिटी साउंड है। इवन अभी भी इफ़ वी कंपेयर अस, अगर आप पूछते हैं बाकी कम्युनिटी से, वी आर साउंड। ये भी एक वजह है। इफ़ यू कम इन आवर एरियाज इन अलमदार रोड, वेयर वी कॉल इट मेहराबाद, इफ़ यू कम इन हज़ारा टाउन, अभी भी अगर आप हमारे इमारतों को देखेंगे, हमारे शॉपिंग मॉल्स को देखेंगे, स्टिल वी आर साउंड, वी आर सेफ। हाँ, एक रीज़न ये हो सकता है, आई टोटली एग्री विथ यू, दैट इज़ द रीज़न। और सेकेंडली एजुकेशनली वी आर क्वाइट साउंड। एक छोटी सी आबादी, हार्डली 3 से 4 लाख सेक्रेटरीज, आर्मी ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बिजनेस टाइकून पास्ट 20 ईयर्स पहले ये थे। आप यही बोलेंगे कि छोटा आबादी के साथ इतना तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है, और वो भी पाकिस्तान की तरक्की की गामजन है, तो दैट कुड बी द रीजन कि चलो भाई इनको मारा जाए, इनको टारगेट किया जाए ताकि ये लोग माइग्रेट करें। एंड ठीक, मैं आपसे अभी जानना चाहूंगी, प्लीज वुड लाइक टू लिसन मी। बहुत से जवान, मैं वुड लाइक टू, और हमारे बहुत से जवान इन टारगेट किलिंग के बाद, मेरे अपने 2 ब्रदर दे आर इन जर्मनी। मेरे अपने फैमिली से 36 पीपल आर इन अब्रॉड, and all of them are masters, all of them are graduates from one of the best universities of Pakistan like NUS, Zabist, ComSets. और हर जवान जो abroad get, don't you think that they are just laborers? उनको यहाँ से भगाया गया यार। everybody love their life, live and let live. Why they live country? काश वो लोग इधर होते, पाकिस्तान के लिए काम करते। मैं खुद बहैसियत एक टीचर हूँ, एक कैम्ब्रिज सर्टिफाइड ब्रिटिश काउंसिल टीचर हूँ। आप यहाँ पे मुझे इतना थ्रेट करेंगे, आए दिन लोगों को ज़िबा करें मार के, इफ़ आई लिव दिस कंट्री, मैं जाऊँगा, आई कैन ईजिली गो एनीवेयर। नुकसान किसको होगा? हमारी बलूचिस्तान कोयटा को होगा। इफ़ एक दिन में अगर मैं 30 बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूँ, 20 टीचर्स को ट्रेंड कर रहा हूँ, फ़ायदा किसको हो रहा है? हमारे कोयटा को, हमारे बलूचिस्तान को हो रहा है। तो लोगों को मारना, चाहे कि वो बलोच कम्युनिटी का हो, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का हो, पश्तून कम्युनिटी का हो, आप लोगों को मार के आपको मिलेगा क्या? सेनेटर साहब, शिया हजारों के साथ जब ये वाकया होता है, तो क्या सिर्फ इस मसले को मजहबी आड़ दे दी जाती है, या फिर यहाँ पर किसी हद तक माशी, जिसे कहा जाए कि इंटरेस्ट भी हैं, माशी जंग भी लिंक्ड है, या सिर्फ आप दहशतगर्दी पर बात डाल के कहेंगे और कोई भी एंगल नहीं है इसमें? देखिए, मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक तरीके से बात कर रहा हूं। जब तक मैं यहाँ होम मिनिस्टर था, मुझे चीजों का पता था, और आज भी मैं असेसमेंट मेरी ये है कि इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी है। देखिए, कोशिश तो है कि एक फॉल्ट लाइन पाकिस्तान का एथनिक बुनियादों पर फॉल्ट लाइन बनाई जाए, पाकिस्तान में शिया सुन्नी का फॉल्ट लाइन बनाया जाए, जिसके लिए कोशिश है। देखिए, यहाँ पर दुश्मन जब हजारा को टारगेट करता है तो वो 2 फायदे लेता है इससे। एक तो वो शिया और सुन्नी वाला जो फॉल्ट लाइन बढ़ाना चाहता है वो बढ़ जाता है,
दूसरा उसको पता है कि कम्युनिटी मिनॉरिटी में है, यूनाइटेड लोग हैं, फिर क्या कहते हैं वो एहतजाज का उनका एक अपना एक मुनज़्ज़म तरीका है, तो उससे वो तमाम जो वो कुछ हासिल करना चाहता है वो ये इंसिडेंट्स करके हासिल कर लेता है। सेनेटर साहब, एक मुझे इसको थोड़ा वजाहत से बयान कीजिएगा। इंटरनेशनल फंडिंग है, बाहर से हाथ है, सब चीजें, लोकल कितना आपको इसके अंदर इस तरह के वाकयात में जो वहां पर हुए हों जिसमें मासूम लोगों को निशाना बनाया, लोकल हाथ कितना मिला, मंसूबा साज या सहूलतकार, वो कितना आपको एलिमेंट नजर आया? सहूलतकार तो तमाम के तमाम लोकल्स हैं और 80% जो उसको करने वाले लोग हैं वो भी लोकल हैं। सिर्फ क्या है कि जो सुसाइडल्स आते थे, जो सुसाइड अटैक होते थे, वो अफगानिस्तान से ट्रेन होके आते थे, बसा औकात उज़्बेक होते थे, अफगान होते थे और डिफरेंट नेशनल होते थे। पाकिस्तानी बहुत कम लोगों ने यहाँ पर खुदकुश अटैक्स किए थे। हाँ, जो इस तरह के दहशतगर्दों जिसमें एम्बुश है या बसों से उतार के लोगों को शहीद किया गया, ये तो सारे वो लोग हैं जो फैसिलिटेटर घर के अंदर हैं। अब जाहिर है उनको उनके जो मनसूबा साज है, रॉ जो है वो एनडीएस मिल के इवन टारगेट तक सिलेक्ट कर दिए और हमारे रियासत के पास इन तमाम बातों के सबूत मौजूद हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी मौजूद है और सॉलिड एविडेंसेस भी मौजूद है। जनरल साहब, बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत बढ़ रही है आने वाले दिनों और सालों के लिए। मुसलसल अगर ऐसे हमले या ये सिचुएशन रहे तो सिक्योरिटी इंपैक्ट क्या होगा? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान ने चंद साल पहले एक बहुत मजबूत फैसला किया कि हम ज़ीरो टॉलरेंस पर जाएंगे टेररिज्म के खिलाफ और जितनी कुर्बानी देना पड़े देंगे, तो 70,000 जानों में कुर्बानी हुई, फौजी बहुत शहीद हुए, लेकिन बहरहाल काफ़ी हद तक अमन कायम हुआ। अब सीटीडी जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो टारगेटेड ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस कर रहा है, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हुई है बलूचिस्तान में तवातर के साथ, कभी तुर्बत के पास, कभी कहाँ ऐसे हमले हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल है अब साथ जोड़ के बैठेंगे, पॉलिटिकल विल चाहिए और इसमें फिर बलूचिस्तान में जब तक आखिरी दहशतगर्द का कमियाँ नहीं किया जाता और बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं होता, उस वक्त तक मेरे ख्याल में ये चैन से नहीं बैठेंगे। ये वार्निंग शॉट्स जो हैं इसने पूरी कौम को चौंका दिया, जगा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह पहले इन्होंने मजबूती से ऑपरेशन किया था, फिर दोबारा ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सर, ये कहिएगा कि इस खास मसले या हज़ारा के, जब मैं उन पर हमलों की बात करी, बैरूनी मुदाखलत के शवाहिद मिले कभी? बहुत मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, पूरे डोजर तैयार करके जो अफगानिस्तान से कॉलेज चल रही हैं, कॉलेज को दी जा रही है टेलीफोन पर, उनको डायरेक्शन मिल रही हैं, उनको कह रहे हैं कहाँ से पैसे जाकर ले लो, कहाँ से गोला बारूद ले लो, कहाँ से ये कर लो। ये सारे डोजर बना के इंटेलिजेंस एजेंसी ने पेश किए दुनिया के कैपिटल में और अभी भी मतलब शवाहिद मौजूद हैं। मुझे अपने इंटीरियर मिनिस्ट्री के तजर्बे से और लाहौर कराची में रहने की वजह से, कराची और बलूचिस्तान में हिंदुस्तान ने बहुत अपने लोग जो हैं वो खरीद रखे हैं, जो पैसे लेकर इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो चाहता है कि कराची जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक लोकोमोटिव है उसको डैमेज करे और बलूचिस्तान जो हमारा फ्यूचर है वहाँ पर अमन न होने दे, ये उसकी कोशिश है। ये तो मोदी साहब अक्सर बोलते रहते हैं कि हमसे बलूचिस्तान के लोग जो है वो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें भी बांग्लादेश की तरह आज़ाद कराएं, कोई बात ढकी छिपी तो है नहीं है। बिल्कुल। जस्टिस साहब, ये कहिएगा कि आपने इस रिपोर्ट में कुछ सिफारिशात मुरत्तब की थी, उसके अहम निकात क्या थे? उन सिफारिशात पर हुकूमत का रद्द अमल क्या रहा और क्या किसी हद तक अमल हो सका? ये मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, अपना इसकी शक्ल आप देख रहे हो। जी देखिए, हमने रिकमेंडेशन जो हैं वो इसमें दी हैं जो कि इसके पेज नंबर 15 पे है। लेकिन इसमें जो मेन रिकमेंडेशन है वो ये है कि एक कमीशन कायम किया जाए जो कि ये देख सके, ये स्टडी कर सके, डायग्नोज कर सके ये प्रॉब्लम क्या है। कि 1999 के बाद ये प्रॉब्लम उठता है, इससे पहले तो इतनी मुद्दत 100 साल से ज़्यादा ऐसा एथनिक प्रॉब्लम नहीं। और उनके दोनों सेनेटर्स कह रहे हैं जी कि हम तो हमारा कोई इख्तलाफ नहीं आपस में। और ये भी देख लें कि इसमें हमारे जो हज़ारा हैं उनमें से बड़े बड़े लोग का नाम लिया जा सकता है। जनरल मूसा थे और बड़े लोग थे, इनमें से इन्होंने बड़ी तरक्की की और पहली औरत पायलट बनी वगैरह वगैरह। ये बड़े अमन पसंद अच्छे लोग हैं। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो वहाँ हमें बताया जाता था कि जब ये अप्लाई करते हैं इसके लिए, माइग्रेशन के लिए, तो इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। दुनिया सारी में यही है, बड़े अच्छे
फ्रेंडली लोग हैं। तो इन टेररिज्म कहाँ से आ गया? ये इंटरफेरेंस है या कुछ और गड़बड़ है? एथनिक क्लीनिंग मेरे ख्याल में महज नहीं है ये बात। उसके बाद अगर ये कमीशन अपॉइंट करती गवर्नमेंट तो आज तक हल हो जाता ये प्रॉब्लम। उसके बाद हमने जो बाकी चीज़ें तो बहुत सारी कही हैं, इनके लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, अपना स्कूल कॉलेजेस हों, इनको एडमिशन का कोटा दिया जाए, और ये बेचारे वहाँ पढ़ते हैं तो भाग के इधर आ जाते हैं क्योंकि लाइफ उनकी ख़तरे में होती है। इसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन असल जो बेसिक बात है वो लैंड माफिया के ख़िलाफ़ भी है, क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हासिल करते हैं वहाँ कोयटा में, इनके बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके ऊपर उनकी नज़र है लोगों की। बिसाइड्स ये है, इसको शिया सुन्नी फसाद भी कहा जाता है, वो भी है उसमें। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ 99 से पहले, और उसके बाद ये होना शुरू हो गया? तो गवर्नमेंट ने कमीशन नहीं बनाया, हमारी जो रिपोर्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात आपके लिए। जैसे पहले जिक्र हुआ कि मरियाबाद, अलमदार रोड और हजारा टाउन में बेहतर सिक्योरिटी की फराहमी से बहुत बेहतरी आई, और अल्हम्दुलिल्लाह इन रिहायशी इलाकों में दुश्मन वो बर्बरियत नहीं कर सका। ऐसे मजीद क्या इकदाम किए जा सकते हैं कि हजारा तमाम तर हालात में महफूज तर रहें? जी हाँ, इस पर तो वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बैठे और देखे कि क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से दिए जाए कि इनको थोड़ा सुकून आ जाए, कोई यकीन आ जाए, तो नुकसान हुआ है उसको उनको माली मदद की जाए, इनको हिम्मत दिलाई जाए। और अब जाहिर है कि देखिए हर आदमी के साथ एक न पुलिस का आदमी को प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है। लोग दूर दराज इलाकों में मजदूरी करने भी जाते हैं, सड़कों में भी ट्रैवल करते हैं। बहरहाल लेकिन इनका जो कॉलोनी है, हज़ारा कॉलोनी, उसमें कोई ऐसे होना चाहिए हिसार कि जहाँ पर इनको डैमेज ना कर सके कोई। पहले आपको पता है एक वाटर टैंकर पानी देने के बहाने से आया और 113 उस दिन जाने तलब हो गई थी, और उस वक्त ही वो धरना दे के लाठियों के साथ बैठ गए थे। तो इसका कोई परमानेंट हल निकालने की जरूरत है और इनको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है हज़ारा कम्युनिटी को। इन मसलों का हल बीबी इट्स क्वाइट इजी सिंपल, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस इक्वेशन, बट अ सिंपल है। जो आपके जितने रियासती इदारे हैं जिसमें आपके पास सबसे पहले इंटेलिजेंस सर्विसेज, आपके पास पुलिस, एफसी, आई डोंट वांट टू टॉक इवन अबाउट आर्मी, दे आर ऑन बॉर्डर्स, इफ दे आर इन एजेंसीज, इफ दे आर इन दिस मिलिट्री ट्रुप्स, खुदारा इसका एक ही हल है, आप सख्त से सख्त सिक्योरिटी दे फॉर व्हाट दे आर पेड फॉर। यू आर पेड फॉर दैट। If I am a teacher, if I am teaching a class, for what I am paid? If that anchor, if that person is taking my interview, he is paid for. अगर आपके पास एजेंसीज को, पुलिस को, एफसी को, रियासत को, जिसे हम मिनिस्टर्स को जो पार्लियामेंट में भेजते हैं, वी वोट देते हैं, आप सारे इकट्ठा होके एक टीम की तरह, बिकॉज TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। और साथ में हम सब बलोचिस्तान के लोग, पश्तून, हज़ारा, बलोच, ईसाई, हम अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ, अपने एजेंसीज के साथ, अपने पुलिस के साथ, अपने एफसी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह साथ देने के लिए हम तैयार हैं। हम साथ होंगे, मजाले कोई दाइश अंदर आए, मजाले कोई दहशतगर्द अंदर आ जाए, जब हम साथ देंगे, जब हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होगा। बहुत हो गए 22 साल से हम सारी कम्युनिटीज़ ये देख रहे हैं। अगर आज भी हम अपने साथ प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि शाना बशाना इकट्ठा हो जाएंगे, तो खुदा की कसम कोई दहशतगर्द आ भी नहीं सकता है। देखिए, अवल तो मेरा यकीन है कि ये तसलसल से जारी रह नहीं सकते, बिकॉज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है और पूरी कौम के अंदर ये रिजॉल्व है कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़नी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक चीज जरूर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो पोस्ट इंसिडेंट मैनेजमेंट होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है। वो मैनेजमेंट हुकूमत बलूचिस्तान ने करनी है, वो मैनेजमेंट मीडिया ने करनी है, वो मैनेजमेंट जो है हमारे इंटेलेक्ट ने करनी है, सिविल सोसाइटी ने करनी है। वो फौज नहीं कर सकती है। फौज ने जो हमारा रिस्पांस देना है या सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो रिस्पांस देना है, वो अपना पार से देनी है, अपने IBO से देनी है, और वो दे रहे हैं, यकीनन दे रहे हैं और मजीद देंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये तसलसल से चलेंगे।
हाँ, ये जरूर है कि एक गोलकीपर 10 गोल रोक लेता है, एक जो उससे नहीं रोक पाता वो नजर आता है, वो 9 नजर नहीं आता। एक तो निशानदेही होनी चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस, ये कैसे क्यों हो रहा है, ये इसको डायग्नोज करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। क्या जैसे आपने ख़ुद कहा कि इसमें अल्टीरियर मोटिव्स हैं, सिर्फ एथनिक प्रॉब्लम नहीं है ये इसको स्टडी करके उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट को लेने चाहिए। गवर्नमेंट अगर इंडोलेंस में है और वो नहीं इसके ऊपर ध्यान दे रही और वो रो पीट रहे हैं और उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो फिर तो ये तो अफसोसनाक बात है ना कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों जानबूझ के या इंडोलेंस की वजह से इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग जो इन्हें कत्ल करते हैं वो पकड़े जाएं, वो बताएंगे कि किसके कहने पे वो कत्ल कर रहे हैं, तो ये तो मसला हल हो सकता है। ठीक है, उनको कन्फाइन किया हुआ है कुछ जगह पे, लेकिन वहाँ क्यों होता है और बाकी डेरा मुराद में क्यों नहीं है, जाफराबाद में क्यों नहीं है, वहाँ क्यों है? तो ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही होगा, और जो कमीशन कर सकता है या कोई और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बन सकती है जो हज़ारा को काबिल कबूल हो, और वो बताएंगे कि क्या रीज़न्स हैं, क्या ये फॉरेन इंस्पायर्ड है, क्या इंडिया से इंस्पायर्ड है, या एग्जिस्ट करता था स्पार्क तो इसको उन्होंने आग लगा दी है। तो जस्टिस साहब, मैं एक आखिरी बात, क्योंकि रिपोर्ट को मैंने बड़ा थॉरोली पढ़ा है, ये रिपोर्ट भी बहुत से इशारे भी देती है, बहुत सी रीजंस के ऊपर भी बात करती है, बहुत से दरवाजे और भी खोलती है। अब आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या कमीशन के बनने के बाद ही वजूहात पता चल सकती हैं और फिर उन वजूहात को लेकर अमल दरामद होगा तो मामला हल होगा? क्रक्स ये है इस गुफ्तगू का। हाँ, बिकॉज निशानदेही हो सकेगी ये कौन ये ऐसा कर रहा है और ये क्यों फसाद क्रिएट किया जा रहा है, एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अब ये जंगवीज वाले जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल तो उन्होंने ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईएसएस कहता है कि हमने उन्हें कत्ल किया है, दैट इज़ करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन है कि हु इज़ फैसिलिटेटिंग देम, कौन इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं इन अ स्पेसिफिक एरिया, और इसकी निशानदेही करके उनको यानी जस्टिस दिखानी होगी। क्योंकि अगर तो गवर्नमेंट सोई हुई है इस बात पे और नहीं कर रही, तो फिर तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा रहा, सिर्फ कुछ इलाकों में प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये कुल बात है। हमने आज के प्रोग्राम में ये कोशिश की है कि उन अवामिल का अहाता करें जिन पर अक्सर एक अलमिये से दूसरे अलमिये के दौरान के वक्फे में ध्यान नहीं दिया जाता, और ये अज खुद एक अलमिया है, अलमिया दर अलमिया। अल्लाह हज़ारा वालों को हज़ार सुख दे, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और दुश्मन की साजिशों और शरंगेजियों और अपनों की बेहिसी से महफूज कर रखे, आमीन। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।